Good morning, all of you. Once again, welcome back in our ninth class video lecture. अभी तक आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस चैप्टर के बारे में जो भी नॉलेज ली है, आई होप यू हैव ऑल द क्लियर स्टोरी. आपको सारी स्टोरी क्लियर होगी. ये एक बेसिक स्टेप था कि कैसे डेमोक्रेसी ने यहाँ पर स्टार्ट किया और किस तरह से गवर्नमेंट में चेंजेस होते गए. और ये सबसे पॉपुलर टाइप है गवर्नमेंट का. आज अगर आप जैसे हमने अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर हमने वर्ल्ड मैप देखा हो तो गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स हैं उसमें डेमोक्रेसी बहुत ही पॉपुलर है. डेमोक्रेसी आज ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में है. इसमें हमने कंसेप्ट में कैसे स्टार्ट हुआ था डेमोक्रेसी ये सब पढ़ा है. और मैंने स्टार्टिंग में भी ये कहा था कि हिस्ट्री को आपको बोरिंग नहीं समझना है. हिस्ट्री को आपको पढ़ते समय एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ना है और जितना हो सके आप डिस्कस करो अपने आपस में. जितना डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड को कोई क्वेश्चन आया, आप उसको ढूंढे आंसर्स को. आपको क्वेश्चन आया, अपने फ्रेंड से क्वेश्चनिंग करिए खूब. जितना क्वेश्चनिंग करेंगे उतना आपका जो एनालिसिस करिए, हर पॉइंट को एनालिसिस करिए. जैसे आप साइंस मैथ्स में करते हैं एनालिसिस, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही एसएसटी में भी प्रैक्टिस करिए तो आपका इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा और आप इसको बोरिंग नहीं समझेंगे. अपने आंसर्स को जितना हो सके आप इफेक्टिव बनाइए पॉइंट वाइज. नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी the today's topic. I'm teaching you the abolition of slavery. Abolition of slavery का मीनिंग होता है कि स्लेवरी यानी गुलामी, दास प्रथा कहते हैं हिंदी में, इसको कैसे स्टॉप किया गया. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in French colonies. यहाँ पर ये बताया गया सबसे इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म हुआ था सोशल रिफॉर्म जैकोबिन रीजन में, यानी जैकोबियन के टाइम में. इन्होंने क्या किया था, फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को एबोलिश यानी रोक दिया था. द कॉलोनीज इन द जैकोबिन मैरिंक्यू, Guadeloupe and San Domingo were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands mean a shortage of labor on the plantation. ये हम बता रहे हैं कि ये जो हमने कैनबियंस स्टेट्स के नाम बताए हैं यहाँ पर हमने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लायर थे कमोडिटीज़ के. जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, टोबैको तंबाकू होता है, इंडिगो नील होता है, शुगर एंड कॉफ़ी, ये तो आप जानते ही हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ बता रहे हैं कि बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो, एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यूरोपियन जब जाते थे दूसरे डिस्टेंस लोग लैंड पर काम करने के लिए, तो उन्हें वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी लेबर्स की शॉर्टेज प्लांटेशंस में. सो दिस वाज मेट बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप. ये चीज़ें उन्होंने एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के थ्रू इसे पूरी करी. अफ्रीका एंड द अमेरिकाज, अफ्रीका और अमेरिका में द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी. ये स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में. फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द
port of Bordeaux or Nantes to the African coast. फ्रेंच मर्चेंट्स यहाँ से बेचते थे बॉर्डॉक्स और नैंटिस से टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दी बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल चिफ्टेन, जहाँ से उन्हें वहाँ के लोकल लोगों से लोग व्यापारियों से उन्हें गुलाम मिलते थे। ये चीज़ हमने अभी मैप में भी देखी थी। मैं आपको दोबारा से मैप दिखाता हूँ। लुक एट दिस इज द मैप ऑफ फ्रांस, जैसा मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था। अभी हमने बॉर्डॉक्स पढ़ा है ना, और ये रहा नैंटिस। तो यहाँ पर आपको क्या बताया इन्होंने, स्लेव ट्रेड होता था। ये ध्यान रखना है, फ्रांस के लोगों को यहाँ से लोकल चिफ्टेन से क्या मिलते थे, स्लेव्स। तो ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आएगा। दीज पोर्ट्स, ऐसे स्पॉट लगा रखा होगा, पॉइंट लगा रखा होगा, पूछेंगे ये पोर्ट फेमस था स्लेव ट्रेड के लिए, तो आपको याद रखना चाहिए। Pretended and shackled, the slaves were packed tightly into ship for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation owners. ये बता रहे हैं कि यहाँ पर स्लेव्स को बहुत टाइटली पैक किया जाता था और 3 मंथ तक उन्हें इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ता था अटलांटिक से कैरेबियन में, और वहाँ जा कर के इन्हें प्लांटेशनर ऑनर्स को बेचा जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन। जिस तरह से स्लेव लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, इसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में बढ़ने लगी। फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो, ये सारे हमने पढ़ा है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. Port cities like Bordeaux और Nantes अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ा रहे थे, इनमें बहुत मतलब पैसा आ रहा था इनके पास में, और ये स्लेव ट्रेड के कारण से हो रहा था। यहाँ पर एक पिक्चर बता रखा है। थ्रू आउट द 18th century there was little criticism of slavery on France. 18th century के टाइम में इन स्लेव ट्रेड के बीच में फ्रांस के अंदर काफ़ी क्रिटिसिज्म होने लगा। नेशनल असेंबली held a long debate about whether the right of man should be extended to all French subjects including those in the colonies. नेशनल असेंबली ने काफ़ी लंबा डिबेट किया इस पे, और उन्होंने कहा कि जो राइट ऑफ मैंस हैं, यानी आदमियों के या मानवता के लिए जो अधिकार उन्होंने बताए गए हैं, तो उसे एक्सटेंड किया जाए। और वो कह रहे हैं कि फ्रेंच सब्जेक्ट्स, इसमें उन्होंने जो ये कॉलोनीज में रह रहे हैं उनके लिए भी, तो इसमें ये लोग स्लेव लोग भी आते थे। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज fearing opposition from businessmen whose income depend on the slave trade. लेकिन उन्होंने कोई लॉ पास नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अपोजिशन में जो बैठ रहे हैं बिजनेसमैन, उनका इनकम सोर्स क्या है, स्लेव ट्रेड। इट वॉज फाइनली द कन्वेक्शन विच इन 1794 legislated to free all slave in the French overseas possessions. आखिर में एक कन्वेक्शन हुआ 1794 में, उन्होंने लेजिस्लेशन पास किया और सारे गुलाम जो भी थे उन्हें फ्री किया गया। दिस हाउएवर नेम्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर लेटर। ये कुछ 10 साल तक चला। नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। नेपोलियन जब राजा बने तो उन्होंने दोबारा स्लेवरी को चालू कर दिया, ट्रेड को। प्लांटेशन ऑनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव। प्लांटेशन वर्कर्स या प्लांटेशन ऑनर्स को ये समझ में आ गया कि इनके फ्रीडम का भी इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा और उन्हें गुलाम बनाना के अधिकार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अफ्रीकन निग्रोज इन
परसुएट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अफ्रीकन निग्रोज उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के सबसे ज़्यादा सेंटर थे। स्लेवरी वॉज फाइनली एब्लॉयड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। स्लेवरी को 1848 में इसे रोक लग गई इस पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रिवोल्यूशन और जो लाइफ चल रही थी वो कैसी थी। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स people wear, the language they speak, or the books they read? The year following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल चेंजेस ने क्या कपड़े चेंज किए, भाषा चेंज करी, बुक्स और द कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वेयर। क्या पॉलिटिक्स ने लोगों के कपड़े चेंज किए, भाषा चेंज करी और जो बुक पढ़ रहे हैं वो चेंज करी। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन। Year following 1789 in France saw many such changes in the lives of men and women and children's। तो 1789 का जो ईयर था उसने मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रंस की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इन इट अपॉन themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty, equality into everyday life practice। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे लॉज पास किए जिसके थ्रू वो ट्रांसलेट कर सके, यानी बता सकें कि लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, और वो एवरीडे लाइफ प्रैक्टिस में बताना चाहते थे। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। यहाँ बता रहे हैं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज हुआ था बेस्टिल का, जो बेस्टिल आपने पढ़ा था, इसमें एक किला था जिसमें लोगों ने अटैक किया था समर के टाइम में। एक था इसमें बताया गया कि एबलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप जैसे आप कई बार पढ़ते हैं कि फिल्मों में सेंसरशिप होता है, तो ये सेंसरशिप बोर्ड होता है जो चेक करता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है और उस सीन को वो कट कर देता है। तो यहाँ पर भी ऐसी सेंसरशिप था मोनार्ची के थ्रू। इन द ओल्ड रिज्म ऑफ ऑल रिटन एंड मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। ये कह रहे हैं कि पुराने समय में क्या होता था कि जो भी बुक्स लिखते थे या कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती थी, न्यूज़पेपर, नाटक जो भी होते थे, सारी चीज़ें क्या होती थी, किंग्स की सेंसरशिप से अप्रूव होने के बाद ही ये लॉन्च होती थी। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस टू बी अ नेचुरल राइट। तो जैसे ये डिक्लेरेशन हुआ राइट्स का, मैन और सिटीजन्स के पास में फ्रीडम हो गया स्पीच का, एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास में नेचुरल राइट हो गया, जो आज भी है आपके पास में। न्यूज़पेपर, pamphlet, books and printed pictures flooded the towns of France from where they travel rapidly into the countryside। और ये बता रहे हैं कि पहले सारी चीज़ें कंट्रोल में होती थी, अब न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स और पिक्चर्स जो भी हैं बहुत नंबर्स में छपने लग गई और यह कंट्री साइड्स में फैलने लगी बहुत जल्दी से, तेजी से। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। जो भी चेंजेस और इवेंट्स हो रहे थे फ्रांस के अंदर, वो सारे बहुत जल्दी से इधर उधर इस पिक्चर्स के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू स्प्रेड हो रहे थे। जैसे आज भी न्यूज़पेपर हमारे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन्ड दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है कि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके व्यूज़ को फ्रीली देना, या उसको आप विरोध में भी कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई स्टेप ले रही है या कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो मीडिया उसका विरोध कर सकता है। ईच साइड शॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। दोनों साइड्स एक दूसरे की लिए बातचीत कर सकते हैं, किसके थ्रू, मीडियम ऑफ प्रिंट के थ्रू। आज देखते हैं कि पार्टीज अपनी अपनी बातें रखती हैं
प्रिंट के थ्रू, न्यूज़पेपर में, दोनों तरफ से बातें होती हैं। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव्स processions attracted large numbers of people. Plays, songs और फेस्टिव ये बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को अट्रैक्ट करने लगी। This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. ये बता रहे हैं कि जो भी दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैस्प, ये बता रहे हैं एक तरीका था जिसके थ्रू लोग इसको सीखते थे, आइडेंटिफाई करते थे आइडियाज़ के, जैसे लिबर्टी है, जस्टिस है। जैसे हम कह सकते हैं कि आज के समय में हम कोई भी चीज़ बहुत जल्दी देख करके सीखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हीरो एक्शन करता तो ऑटोमेटिक हम भी एक्शन करना चालू कर देते हैं। तो ये एक तरीका था कि प्ले करके, सॉन्ग करके इससे लोग सीखें और जो आइडियाज़ है लिबर्टी जस्टिस का वो लोगों तक पहुँचे। और ये बता रहे हैं कि जो पहले फिलोसोफर्स थे जो लिखते थे बहुत सारी बुक्स को, वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में थी, अब ये सभी के हाथों में पहुंचने लग गई। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू। वर्क हार्ड और क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करिए। मैं बार बार कह चुका हूँ कि 9th का जो टीचिंग मेथड है वो डिफरेंट है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। क्वेश्चंस मेकिंग करिए, उन्हें आंसर्स बनाइए। और यहाँ पर देखिए, ये इसी के लिए कुछ एक एक्टिविटी बता रखा है। डिस्क्राइब द पिक्चर इन योर ओन वर्ड। व्हाट आर द इमेज दैट द आर्टिस्ट हैज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट द फॉलोइंग आइडियाज: ग्रीड, इक्वलिटी, जस्टिस, टेक ओवर बाय द स्टेट ऑफ द एसेट्स ऑफ द चर्च। यानी यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करना पड़ेगा। आप पिक्चर देख करके उसके बारे में लिख सकें, आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए एफर्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, तो उस पर वर्क करिए। यहाँ पर एक पिक्चर बता रखा है जिसमें ये कह रहे हैं कि एक पर्सन को उसका फैट रिड्यूस करने के लिए मशीन में ले जा रहे हैं, उसे प्रेस कर रहे हैं और वो पतला होके निकल रहा है। तो यहाँ पर एक नया आइडिया बताया है। तो स्टूडेंट्स, कीप वर्किंग हार्ड। गॉड ब्लेस यू।